नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। इस बीमारी का नाम है एपिलेप्सी सीजर डिसऑर्डर यानी मिर्गी के दौरे। ये बीमारी मरीजों के साथ साथ मरीजों के घर वालों को भी काफी तकलीफ देती है, क्योंकि ये बीमारी मरीज और मरीज के घर वालों को लंबे समय तक प्रभावित करती है। आज हम पहले ये जानेंगे कि इस बीमारी का मतलब क्या है, इस बीमारी में पेशेंट को तकलीफ होती क्या है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग इसे पागलपन की बीमारी या फिर डिप्रेशन की बीमारी या फिर किसी और तरीके से छुआछूत की बीमारी के बारे में भी लोग बोलते हैं, और इसी वजह से इस बीमारी में एक सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड रहता है और काफी लोग इस सोशल स्टिग्मा से भी बहुत परेशान होते हैं। तो इस बीमारी में दरअसल होता क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में बिजली का रिसाव यानी करंट जनरेट होता है, और इस बिजली के रिसाव से ही हम अपने शरीर के बाकी सभी अंगों का उपयोग करते हैं और हमारे बाकी शरीर के सभी अंग काम करते हैं। अगर किसी कारणवश इस बीमारी में, इस समस्या में आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कोई अबरेंट एक्टिविटी यानी जो करंट का रिसाव हो रहा है उसमें कोई तकलीफ आ जाए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होता हो यानी सडन बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, तो इस बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ही मरीज को अलग अलग तरीके से तकलीफ आती है, और इसी सिचुएशन को हम एपिलेप्सी यानी सीजर डिसऑर्डर यानी मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। ये मिर्गी के दौरे कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक फोकल ऑनसेट एपिलेप्सी यानी जब इस तरह की अबरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके दिमाग के किसी एक भाग में बनती है तो इसे फोकल सीजर्स बोलते हैं, और जब ये दिमाग के दोनों भाग में बनती है तो इसे जनरलाइज्ड सीजर्स बोलते हैं। फोकल एपिलेप्सी में आपके शरीर के किसी एक अंग में यानी किसी एक हाथ में या किसी एक पैर में आपको अटपटी सी सेंसेशन महसूस हो सकती है, जिसे हम पैरेस्थीसिया बोलते हैं, या आपके उस हाथ में अटपटी एक्टिविटी यानी वो अपने आप ही हिलने लग जाता है, ऐसा होता है। जबकि जनरलाइज्ड सीजर्स में आपको दोनों हाथ या दोनों पैरों में तकलीफ महसूस होती है, दोनों हाथ दोनों पैर खुद ही स्पॉन्टेनियसली मूव करने लग जाते हैं, जिसे हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स बोलते हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि जनरली इस तरह की बीमारी में मरीज को सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो जब भी इस तरह की अबरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिमाग में बनती है तो मरीज को हाथ पैरों में कंपन महसूस होता है, उसके हाथ पैरों में आकस्मिक मूवमेंट्स जिसे हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स बोलते हैं ऐसा हो सकता है। साथ साथ में उसके मुंह से झाग आ सकता है, जीभ कट सकती है, और इसके साथ में ही उसके आंखें कई बार ऊपर चढ़ जाती हैं जिसे हम रोलिंग ऑफ आई बोलते हैं, ऐसा भी प्रतीत हो सकता है। इसके साथ में कुछ लोगों में अबरेंट सेंसरी सेंसेशंस यानी किसी एक हाथ में या किसी एक पैर में या दोनों हाथों और दोनों पैरों में कुछ अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है। इस तरह की भी चीजें मरीज को हो सकती है। इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि जनरली इस तरह की जो एपिलेप्सी या सीजर की बीमारी होती है यानी मिर्गी के दौरे की जो बीमारी होती है उसको ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि लोगों में जिनमें स्लीप डिप्राइवेशन यानी नींद की कमी होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा फिजिकली आपको प्रभावित होना, ये भी एपिलेप्सी या सीजर का कारण बन सकती है। इसके साथ में कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि कभी कभी हम सुबह नाश्ता करके घर से नहीं निकलते हैं और हमारे खून में शुगर की कमी हो जाती है जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसकी वजह से भी कई बार इस तरह की अबरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ में कुछ और डिसीजेज हैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर। इस तरह की ब्रेन ट्यूमर में भी दिमाग में किसी एक भाग पे दबाव पड़ता है, इस दबाव की वजह से भी इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। साथ में ही दिमाग में किसी तरह का इन्फेक्शन होना, दिमाग में खून की सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सब कंडीशंस में भी एपिलेप्सी सीजर या दौरे की बीमारी हो सकती है। अब आज हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके आसपास किसी भी पेशेंट को इस तरह की कोई समस्या हो रही हो जिसमें आपको लग रहा हो कि इसको दौरे की समस्या हो सकती है, तो सबसे पहले आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका क्या दायित्व बनता है। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप पैनिक ना करें। पेशेंट ऑलरेडी किसी तकलीफ से जूझ रहा है, अगर आप साथ में पैनिक करेंगे तो हम किसी भी तरह से मरीज को हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को काम रखिए, पेशेंट को तुरंत अटेंड करिए। अगर पेशेंट उस समय उसको एक्टिव सीजर्स हो रहे हैं यानी टोनिक क्लोनिक यानी हाथ पैर में कोई जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को करवट कराइए, पेशेंट का हेड लो रखिए, सो दैट कि अगर मुंह में किसी तरह के सिक्रीशंस बने तो वो बाहर निकल सके और वो छाती में ना जाए। साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि मरीज को सीजर यानी इस तरह की एक्टिविटी लंबे समय तक यानी 30 सेकंड से ज्यादा या 1 मिनट से ज्यादा हो रही हो, तो तुरंत एक इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके हॉस्पिटल की सर्विसेज को के लिए बुलवाएं और इमरजेंसी में एम्बुलेंस को बुलवा करके पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करें और हॉस्पिटल शिफ्ट करें।
अब हम ये जानेंगे कि इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है और इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको दौरे की बीमारी लगती है कि आपके आसपास किसी पेशेंट को इस तरह की समस्या है या घर में हमारे परिवार में किसी पेशेंट को इस तरह की समस्या है, तो सबसे पहले एक अपने स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट से यानी ब्रेन स्पेशलिस्ट से मिलें और इसके बारे में हिचकिचाएं मत, डिटेल में उससे अपनी बीमारी डिस्कस करें। तो जब भी आप अपने इस लक्षणों के साथ में किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो सबसे पहले वो ये डायग्नोस करते हैं कि क्या आपको सीजर की बीमारी है, यानी आपके ब्रेन में किस तरह की कोई अबरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बन रही है। तो इसके लिए वो एक आपकी ईईजी की जांच कराते हैं। ईईजी का मतलब कैसे है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल का दौरा पड़ने पर ईसीजी कराया जाता है, इसी तरह से ब्रेन में इस तरह की जब भी दिक्कत आती है तो ईईजी यानी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है और उसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या ब्रेन में जनरेट हो रही है और अगर हो रही है तो ब्रेन के किस भाग में जनरेट हो रही है। ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली, हमें यह भी जानना है कि ये किस कारण से हो रही है। इसके लिए आपके न्यूरो स्पेशलिस्ट कुछ आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे हम एमआरआई या सीटी की जांच बोलते हैं। उसमें वो ये देखना पसंद करेंगे कि किस कारण से हो रहा है। क्या कोई गांठ है दिमाग में जिसकी वजह से दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह की दिमाग में कोई सूजन आ रही है जिसके कारण आपको सीजर या फिर एपिलेप्सी की बीमारी हो रही है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये जब इसके बारे में डिटेल स्टडी करने के बाद में एक आपके न्यूरो स्पेशलिस्ट एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे जिसमें कुछ दवाइयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कम किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है या बंद किया जा सकता है। इन्हें एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस को लंबे समय तक रिस्पॉन्ड नहीं करते या उनके सीरियस साइड इफेक्ट्स वो झेल नहीं पाते हैं, जिसे हम मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कुछ सर्जरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सर्जरी से भी आपके दिमाग में इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको कम किया जा सकता है और मरीज को काफी प्रभावशाली इलाज दिया जा सकता है।